जनतंत्र संवाद की परिचर्चा, हम आज की परिचर्चा शुरू करते हैं और इसमें मणिमाला जी और अनिल प्रकाश जी भाग ले रहे हैं और कई साथी रहेंगे उपस्थित और बीच में हस्तक्षेप कर सकेंगे। तो एक कठिन समय में आज बैठे हैं हम लोग। कल जिस तरह की घटनाएं हुई हैं किसान आंदोलन के साथ, कुल मिला के जो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र खतरे में है और लोकतंत्र के चारों पाए यानी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, ये सब चूल्हे हिल चुकी हैं और लगता है कि अब जनता को ही खूंटा बनकर खड़ा होना होगा, तभी ये लोकतंत्र बचेगा। तो आज इस विषय, इसी मुद्दे पर बात रखने के लिए हम लोग मणिमाला जी को आमंत्रित करते हैं। देखिए, मैं आज किसान आंदोलन के साथ जो कुछ हुआ और जो संभावनाएं बन रही हैं, मैं उस पे केंद्रित करना चाहूंगी। 26 तारीख को जो कुछ भी हुआ, मुझे एक सेकंड के लिए भी अफसोसनाक, शर्मनाक, अफसोसनाक तो लगा, शर्मनाक नहीं लगा, इसलिए कि पहले से पता था कि 4000 आरएसएस के लोगों को यहाँ दिल्ली स्थित कार्यालय में बुला करके ट्रेन किया जा रहा था कि किस तरह से जहां जहां धरने चल रहे हैं किसानों के, उसको डिस्टर्ब किया जाए, दंगा फैलाया जाए। और ये जो ट्रेंड था, गुजरात में जब दंगे हुए थे तो उन 28 फरवरी हम 2 मार्च को ही पहुंच गए थे गुजरात। जो हमारी टीम थी काफी लंबा रही थी उस वक्त में गुजरात में, और जो ट्रेंड हमने गुजरात में देखे थे, और एक इसको बहुत उन उन दिनों हम मिले थे गणेश देवी जी से भी, और भी कई जो वहाँ के काफी जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता रहे थे, उनसे यही ट्रेंड था। पहले आदिवासियों को उनका जो वनवासी संगठन है उनको बुला करके ट्रेंड करना और टैंकर के टैंकर तेल भिजवाना, बस्तियों में जा जा करके मुस्लिम परिवारों के घरों के बाहर पाकिस्तान पाकिस्तान लिख देना, और फिर उसके बाद आदिवासियों को इकट्ठा करके और दंगे की आग में उनसे दंगे करवाना, और मुस्लिम खासकर उनके व्यापारिक प्रतिष्ठानों को आग में झोंक देना। बिल्कुल बिल्कुल यही ट्रेंड हमने शाहीन बाग में देखा। शाहीन बाग के आंदोलन को खत्म करने के लिए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो हिंसा करवाई गई थी, उसमें भी 3000 से ज्यादा लोग यूपी से बुलवाए गए थे हथियारों के साथ, और उन्होंने एक तरफा हिंसा रचाई थी। मोर और लेस यही ट्रेंड इस किसान आंदोलन को खत्म करने की तैयारी काफी दिनों से चल रही थी। और मैं अपने जो साथी जो हमारे रीच में थे, जिनसे मैं बात कर सकती थी, जिनको मैं मैसेजेस भेज सकती थी, उसमें सबसे ज्यादा जो बातचीत होती रही वो योगेंद्र यादव जी से होती रही थी कि ऐसी साजिशें चल रही है। और 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च थोड़ा बहुत मुश्किलों से भरा हुआ होगा। किसान तो संयमित और अनुशासन का भी पालन कर लेंगे और नियत रूट पे भी चल लेंगे। आवाज गायब हो गई। मणिमाला जी डिस्कनेक्ट हो गई हैं। हाँ, उनकी आवाज गायब हो गई। तो क्या अनिल प्रकाश जी को बुलाया जाए, कहा जाए? थोड़ा वेट कर अनिल लीजिए, प्रकाश जी, थोड़ा वेट कर लीजिए, 10-5 सेकंड वेट कर लीजिए। हेलो, सुनाई पड़ रहा है? आ गया। आप जारी रखिए मणिमाला जी।
करके। हेलो, माइक्रोफोन से हम्म। तब तक अनिल जी अपनी बात रखें, वो आएंगी तो फिर नेक्स्ट फेज में बोल लेंगी। मेरा कभी डिस्टर्ब नहीं होता है, आज पता नहीं क्यों डिस्टर्ब हो रहा है। असल में इधर गाजीपुर में बहुत नेट डिस्टर्ब चल रहा है ना, यूपी बॉर्डर पे, हाँ तो हाँ वहीं हाँ। पास पास में ही हूँ, तो शायद उसकी वजह से आज डिस्टर्बेंस है। हम्म, तो ये ठीक है, था, तो कंटिन्यू। उस रूप में मुझे लगता है कि जितने शांतिमय तरीके से, जितने बढ़िया से इनका ट्रैक्टर मार्च तयशुदा रूट पे निकला, लोगों ने फूल बरसाए, लोगों ने पानी पिलाया, शरबत पिलाया, वो ये है कि वो मीडिया में कहीं नहीं था, क्योंकि सब लोग का ध्यान ऐसा होता है, हमेशा होता है कि हिंसा पे लोगों को मजा आता है एक किस्म का, और वो चीजें हाईलाइट हो जाती हैं और बाकी चीजें नहीं हो पाती। इसका दुख सबको है और इसका मुझे भी बहुत दुख है, जो कुछ हुआ उसका भी दुख है। लेकिन ये कह देना या मान लेना कि यहाँ से किसान आंदोलन खत्म हो गया, ये बिल्कुल जो समाज को या किसान को या किसान आंदोलन को नहीं समझ रहे हैं, वही ये बात कह रहे हैं। जिस तरह से टिकैत अपने मोर्चे पे डटे रहे, और जिस तरह से लोग आधी रात तक, कल 10 बजे रात तक अजीबोगरीब स्थिति थी वहां, लोग जा रहे थे, पुलिस सीआरपी के पीएफ के लोग आ रहे थे, बिजली कटा हुआ, पानी कटा हुआ, लंगर उजाड़ दिए गए, लेकिन रात के 10 बजे के बाद पासा पलटा, जब टिकैत ने घोषणा की कि वो अड़े रहेंगे, वो मंच से नहीं हिलेंगे, तो लोग आने लगे, पुलिस जाने लगी। और अभी कुछ देर पहले तक का नजारा ये था कि लंगर फिर से लग गए हैं, यूपी के अलग अलग जगहों से, सिर्फ यूपी नहीं, पंजाब और हरियाणा के लोग भी पहुंच गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सिंगी बॉर्डर शिफ्ट हो गया यूपी बॉर्डर पे। तो आंदोलन, और मुजफ्फरनगर में आज जिस तरह से किसान महापंचायत हुई है, आज सिंगो बॉर्डर पे भयंकर हिंसा करवाई गई कि वो बॉर्डर पे रही हूँ। अनिल जी, मणिमाला जी मीडिया के बारे में बोल रही थी। हम लोगों को बहुत ये देख कर अफसोस हुआ कि एनडीटीवी जैसा चैनल भी कल या 26 जनवरी का जो रिपोर्टिंग कर रहे थे, उसमें लग रहा था कि वो जो किसानों का जो आंदोलन है, उसको जो असली प्रदर्शन था उसको कवरेज बहुत कम दिया जा रहा था, और हिंसात्मक घटना, जो घटनाएं छिटपुट हो रही थी, तो ये उसको बार बार रिपीट किया गया। तो ये मणिमाला जी आ गए। हाँ, तो ये मैं कहना चाह रही थी कि स्थानीय लोग बिल्कुल नहीं है, वो भी गुंडों की जमात है। आज वहां बहुत बड़ा बवाल मचाया लोगों ने, बिल्कुल बहुत कोई मरा, तो मरने की खबर अभी तक तो नहीं है, लेकिन भयंकर बवाल मचाया, पत्थर फेंके ये। और अब लोग, और कहा यह जा रहा है कि स्थानीय लोग परेशान थे क्योंकि रास्ता रोका हुआ था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया, जबकि स्थानीय लोग इतने खुश थे कि उनको खाना मिल रहा था लंगर से, कि किसान किसी को रोकते नहीं थे खाना खाने से, और वो कहते थे हमें तो आराम ही आराम है। तो इस तरह से तोड़ने की, लेकिन ये साजिश पब्लिक को समझ में आनी चाहिए, और ये आ रही है। गोदी मीडिया के दुष्प्रचार के बावजूद, सामाजिक सोशल मीडिया बहुत कम, उतना ताकतवर नहीं है, उतना साधन संपन्न नहीं है, फिर भी जो लोग हैं, जो कर रहे हैं, ये पब्लिक में बात धीरे धीरे, रात और दिन, एक दिन में 24 घंटे में स्थितियां बदलने लगी हैं, और लोग फिर से वापस जुटने लगे हैं। और गांव गांव में कई खाप पंचायतें हो गई हरियाणा में कि कैसे आंदोलन को जारी रखना है। अब ये आंदोलन वापस नहीं जाने वाला है, तीनों कानून को
आज नहीं तो कल। सच्चाई ये है कि अगर आज सरकार इन तीनों कानूनों को वापस कर लेती है तो सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को होगा तो खुद सरकार को होगा, और वो अगला चुनाव जीतने पे उनकी मुहर लग जाएगी। लेकिन अगर अब नहीं मानते हैं तो धीरे धीरे ये गुस्सा फैल रहा है और लोग इसको मनवा करके रहेंगे। बहुत कठिन है, हर लड़ाई बहुत कठिन होती है, ये लड़ाई भी बहुत कठिन है, क्योंकि सरकार हमेशा सत्ता संपन्न होती है, साधन संपन्न होती है, गुंडा संपन्न होती है। तो जब गुंडों की फौज हो तो गुंडों की फौज से आम ईमानदार साधारण लोगों का लड़ पाना कठिन है, लेकिन यहाँ से राहें निकलेंगी। पहली बार देश भर में किसान और किसानी पर इस तरह से व्यापक चर्चा हो रही है। हालांकि ज्यादातर चर्चाएं बहुत बेवकूफाना स्वार्थी लेवल पर है, लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। कई लोग ये लिख रहे हैं अन्नदाता क्या खाक है, क्या वो अन्न दे जाते हैं? बोरी भर के अनाज हमारे घर में तो कभी नहीं आया। उनको ये समझ में नहीं आता कि जो चीजें बाजार से खरीद के लाते हैं उनका भी रॉ मटेरियल खेतों में ही उपजता है। पर ये समझ के बाहर की बात है, लेकिन चर्चा चली है और हर जगह हर लेवल पर ये चर्चा छिड़ रही है। और हर जगह सरकार जिस तरह से दबा रही है जनता की आवाज को, जैसा विनोद जी ने शुरू में ही कहा, जिस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की आवाज को दबाया गया, जामिया में जिस तरह से गुंडई और हिंसा की गई, जिस तरह से जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में गुंडई और हिंसा की गई, फिर बाद में जिस तरह से शाहीन बाग को दबाया गया, जिस तरह से भीमा कोरेगांव के नाम पे एक्टिविस्टों को, इंटेलेक्चुअल्स को जेल में बंद रखा गया, इसमें खतरा ये जरूर है, बहुत बड़ा खतरा है इसमें, कि जो किसान नेता किसान से, किसानी से, खेती किसानी से, किसानों से जुड़े हुए हैं पर उस कदर नहीं जुड़े हुए हैं जिस तरह से टिकैत जुड़े हुए हैं, जो खुद किसानी नहीं करते, लेकिन जो तन मन धन से जो किसान आंदोलन के साथ हैं और जिनकी वजह से ये आंदोलन खड़ा हुआ। हम एक गाना गाते थे एक जेपी मूवमेंट में, गुरुजन शिक्षक बुद्धिजीवियों अनुभव भरा सहारा, देखे हम सत्ता कितनी बर्बर है, बौराई है। तो बुद्धिजीवियों का जुड़ना अपने आप में पॉजिटिव है, वो निगेटिव नहीं है। लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि अगर कल को दर्शन पाल सिंह को, योगेंद्र यादव को, राजपाल को, इन लोगों को अगर पुलिस यूएपीए लगा करके जेल में बंद कर देती है, सुधा भारद्वाज की तरह, गौतम नौलखा की तरह, बरबरा राव की तरह, तो आगे क्या? सुधा भारद्वाज के पीछे भी फोर्स थी, ऐसा नहीं था कि उनको चाहने वाले लोग नहीं थे। पूरा छत्तीसगढ़ उनको चाहता है, पूरा देश चाहता है। गौतम नवलखा बहुत जाने माने प्रतिष्ठित विचारक, लेखक और बुद्धिजीवी रहे हैं। बरबरा राव की कविताओं के पीछे लोग भागते हैं, फिर भी आज वो जेल में हैं और बाहर कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं है। तो अगर इसमें से 4-5 लोगों को भी पकड़ करके पुलिस जेल में डाल देती है तो एक बहुत बड़ी चुनौती पेश होगी। उसको भी लड़ लेंगे तो जीत भी लेंगे, लेकिन आगे की राह है, लेकिन कठिन है। बताना होगा कि जनतंत्र क्या होता है। बहुत अजीब सी बात है कि हम आजाद देश में पैदा हुए, आजादी की लड़ाई कैसे लड़ी गई और आजादी कैसे आई 200 सालों की गुलामी से बाहर निकल के, वो हमने देखा नहीं। हम आजादी की लड़ाई लड़ने वालों की तीसरी पीढ़ी थे, लेकिन चूंकि तीसरी ही पीढ़ी थे तो कई ऐसे लोगों से मिलते रहे जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी या आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों के साथ रहे, तो हमें डायरेक्ट वो फील हमें मिलता रहा। अब आने वाली पीढ़ियों को या आ चुकी पीढ़ियों को वो फील डायरेक्ट नहीं है। लेकिन देश गुलाम कैसे होता है धीरे धीरे, ये हम अनुभव ले रहे हैं। और हम गुलाम कैसे हुए होंगे तब, किन किन स्वार्थों, छोटे छोटे स्वार्थों में, किन छोटे छोटे समर्पणों ने हमें गुलाम बनाया। आज हम फिर उसी दौर से गुजर रहे हैं। अच्छी बात है कि अभी कुछ लड़ाई तब भी लड़ाई लड़ने वाले लोग थे, लोगों ने दी थी शहादत से। बहादुर शाह जफर के सब जानते हैं, पोतों और बेटों का सर काट करके उनको नाश्ते में पेश किया गया था। खुद उसको देश छोड़ करके उनको जाना पड़ा था। एक मुट्ठी वतन की नसीब नहीं हुई थी मौत के बाद भी, तब भी लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, लेकिन गुलाम हुए। आज लड़ रहे हैं
भविष्य में क्या है, गुलाम होंगे वापिस या हम आजाद रहेंगे। बड़ी आसानी से मैं ये नहीं कह सकती कि नहीं हमारी आजादी अक्षुण्ण है और हम आजाद रहेंगे। और इस बार काले अंग्रेजों के गुलाम हो रहे हैं, जिनसे लड़ पाना अंग्रेजों के गोरे अंग्रेजों के लड़ने के मुकाबले बहुत बहुत कठिन होगा, वो हम आज देख रहे हैं। तो ये कठिन दौर है और जनतंत्र का तो नाम ही मत लीजिए, क्योंकि सब कुछ बिक चुका है, कोर्ट से लेकर के सारी जो मैं कभी आलोचना करते थे क्योंकि हमें उससे भी बेहतर चाहिए था, लेकिन जो भी आज मैं लाख लाख धन्यवाद देती हूँ नेहरू जी को कि उन्होंने बड़ी हिम्मत करके लोकतांत्रिक संस्थाओं को इंडिपेंडेंटली खड़ा किया था और काफी अरसे तक वो इंडिपेंडेंट रही और काम किया। लेकिन आज तो कोई ऐसी संस्था इंडिपेंडेंट है नहीं जो काम कर रही है, तो जनतंत्र तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उतने दिन तक वो आपको धरना देने देंगे जब तक आप धूप में पाले में मरते रहें, तब तक कोई कुछ नहीं कहेगा। जैसे ही आवाज बुलंद होगी वैसे इसी तरह से कुचल दिया जाएगा। किसी भी आंदोलन को कुचलने का सबसे आसान तरीका है गुंडों को भेज करके हमले करवा करके हिंसा करा देना, क्योंकि ये जो मध्यवर्गीय समाज है, जो सबसे बड़ा मतलबी वर्ग है हमारा, उसको तो मौका चाहिए आंदोलन को क्रिटिसाइज करने का और आवाज उसी की है। तो बस फिलहाल मैं यही कह रही हूँ कि रास्ते हैं भी आगे और लेकिन बहुत कठिन रास्ते हैं। आज योगेंद्र यादव गाजीपुर बॉर्डर गए थे, बहुत छोटा स्पीच दिया, लेकिन लोगों ने उनकी बड़ी सराहना की, बहुत तालियां बजाई। कोई करीब 1.5 मिनट की ही स्पीच थी उनकी। है कि ये इस बात की तसल्ली देता है कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, आंदोलन मरा नहीं है। जिस दिन आंदोलन मर जाएगा उस दिन तो समाज मर जाएगा। बिना आंदोलन के तो समाज जिंदा रह ही नहीं सकता और जनतंत्र तो बिल्कुल भी नहीं। तो आज हम इस मोड़ पे खड़े हैं, अपनी जिंदगी में जो देखा है जनतंत्र को, जो देखा है समाज को, उसके सबसे कठिन मोड़ पे खड़ा है। हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ, कोशिश तो हिंदू मुस्लिम दंगा, सिख मुस्लिम दंगा करवाने की गई थी। पहली बार लोगों को गुरु तेग बहादुर सिंह के साहबजादों की शहादतें याद आई, लेकिन उसका असर नहीं पड़ा, क्योंकि गुरु नानक जो सीख दे के गए हैं सरदारों को, उसको आज भी वो बुलंदी से पालन करते हैं। और बहुत सारे मुस्लिम जमात के लोग, मुस्लिम लोग वहाँ आते थे। एक तो मैंने तस्वीर भी डाली थी अपनी इसमें, एक जूता पहना रहा है एक मुसलमान, टोपी पहने हुए जूता पहना रहा है एक सरदार जी को। तो ऐसी सारी चीजें थी, बहुत सारे ऑब्स्टेकल पार कर चुके थे, इसको भी पार कर लेंगे, ऐसा विश्वास है। बस फिलहाल इतना ही। तो एक विकल्प पर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे थे, क्या इस आंदोलन में, इस जो लंबा 2 महीने से चल रहा है या उससे ज्यादा वक्त से, कुछ तब्दीली बदलाव का जरूरत है? क्या ये ऑप्शन हो सकता था कि सरकार का जो प्रस्ताव था उसको मान लिया जाता फिलहाल, और उसके बाद लगातार एक बड़ी टीम बनती और वो पूरा देश का दौरा करती, हर जगह वातावरण बनाती, इस 1.5 वर्ष के समय का इस्तेमाल करती? क्योंकि जो जितना आंदोलन लंबा खिंचता जा रहा है वैसे वैसे विषम परिस्थितियां तरह तरह की पैदा होंगी, और कि एक छोटी सी घटना का कैसा दुष्प्रभाव पड़ता है वो दिखाई दिया है। तो अनिल प्रकाश जी, इस बात को ध्यान में रखते हुए वो अपनी बात रखें कि जो संकट किसान आंदोलन या लोकतंत्र पर मंडरा रहा है उससे कैसे निपटा जा सकता है। अनिल प्रकाश जी। मित्रों, मणिमाला जी ने जो चर्चा की उसको आगे बढ़ाऊंगा, और आपने जो कहा है उसका भी ध्यान रखता हूँ। तो सबसे पहली बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि किसान, हमारे आंदोलन के पास और देश के पास एक ही ऑप्शन है कि ये कानून वापस करवाए। 3, जैसा कि पिछली बार भी मैंने कहा था कि 2/3 आबादी जो कृषि क्षेत्र है उसमें 2/3 आबादी भारत की रहती है और उस पर निर्भर है आज भी, इतने प्रगति का डंका पीटने के बावजूद। तो उसके गले में फांसी का फंदा है। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता कि हम 1.5 साल के लिए फांसी पर
को स्थगित कर देंगे। इस फंदा को तोड़ के फेंकना ही पड़ेगा। और इसलिए पहली बात यह है कि ये बहुत मेहनत के बाद ये एक मूवमेंट एक लेवल पर पहुंचा है। ये टकराव तो होगा, इसका उपाय ये है कि यहाँ तो मोर्चा बना रहे, और हमको नहीं लगता है कि 6 महीने तक, आगे के 6 महीने तक कोई ढिलाई आने वाली। थोड़ा उतार चढ़ाव। क्लोज हो गया चिन्मय, जल्दी। नहीं, उसका टाइम लिमिट खत्म हो गया, 40 मिनट का रहता है ना, खत्म हो गया। हाँ ठीक। तो ये कह रहा था मैं, इसलिए इस आंदोलन के पास और देश के साथ और जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं या उनके समर्थक हैं, उनके पास एक ही ऑप्शन है कि वो कानून को वापस करवाएं। स्थगन करना कोई, क्योंकि उसका एक खतरा ये है कि अगर आंदोलन को आप स्थगित करते हैं कि होल्ड पर रख दिया 1.5 साल, तो ये इसके खिलाफ में फिर माहौल क्रिएट करेंगे, कुछ दंगे वंगे करवाएंगे, कुछ दूसरे माहौल देश का खड़ा करने की कोशिश करेंगे। इनके सारे जो डिवाइड करने वाले जो एजेंडे थे वो फेल हो चुके हैं, इस मूवमेंट ने फेल कर दिया। अब अगर ये मूवमेंट सस्टेन करता है और 6 महीना भी सस्टेन करता है, तो समझ लीजिए कि, और सरकार नहीं मानती है तो समझ लीजिए कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि देश भर में फैल रहा है, और ये उसी तरह का मूवमेंट देश के बहुत सारे, देखिए 5 राज्यों ने राज्य विधानसभाओं में इस कानून के खिलाफ में प्रस्ताव पास कर दिया। तो ये इसको भी देखिए, ये भी एक पॉलिटिकल पॉजिटिव ट्रेंड हमको दिखाई पड़ता है, ये सफलता है। और 30 तारीख को उपवास रख रहे हैं पूरे देश में, वो जो लोग बैठेंगे नहीं, धरने पे बैठ के नहीं करेंगे, वो घरों में करने जा रहे हैं। हमको तो पता है कि लाखों लोग करेंगे बिहार में भी, तो ये हर जगह करेंगे देश भर में। तो ये बहुत वाइज डिसीजन था कि 1 तारीख का जो संसद मार्च का कार्यक्रम था उसको बदल दिया गया, और हम समझते हैं काफी लीडरशिप मैच्योर है इसका। अब ये जो देशद्रोह, ये एक कहावत है, हम लोग भी कहते थे, गेंद को जितना पटकोगे उतना उछलेगा। तो जो गाजीपुर बॉर्डर पर जो हम भी वॉच कर रहे थे, हम भी चिंतित थे रात में क्या होता है, लेकिन उसका बहुत ही उल्टा, सरकार के हिसाब से सोचे तो उल्टा असर हुआ। जिस तरह से लोग मोबिलाइज हो रहे हैं चारों तरफ से, मतलब केवल दिल्ली के आसपास के इलाकों में नहीं, मेरठ में नहीं, बल्कि हम तो बिहार में भी देख रहे हैं कि काफी इसको लेकर के नाराजगी लोगों के अंदर है। और लोग ये समझ रहे हैं कि कॉर्पोरेट्स को सीधा समझ रहे हैं कि जो डिटेल नहीं भी जान रहे हैं, गांव में चौक चौराहे पर हमने देखा सुनते हुए कि भाई सरकार ये हमारी खेती को पूरा, हमारे जंगलों को, हमारी नदियों को, सबको कॉर्पोरेट्स के हाथ में, देशी विदेशी कंपनियों के हाथ में दे देना चाहते हैं। हम जाएंगे कहाँ? अमेरिका जैसा पूरा घेराबंदी हो जाएगी आज न कल, 5-10 साल के अंदर। ये अगर ये तो ये धीरे धीरे जा रहा है। ये जो सरकारी लोग हैं, वो लोग जरूर ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि देशद्रोही। अब ये जो लाल किले पर का जो हुआ, जो सरकार ही प्रायोजित कार्यक्रम था, आवाज जा रही है क्या? मेरी आवाज जा रही है? हाँ, तो सरकार प्रायोजित जो कार्यक्रम था, जो नकली किसान आंदोलन का नकली ग्रुप था, जिससे पूरा पुलिस की सहूलियत मदद से उसको जो कराया गया और बदनाम कराने की कोशिश की गई, वो फेल हो गया। अब मुझे याद है कि आजकल गांव में स्मार्टफोन है, गरीब आदमी के पास भी, साधारण लोगों के पास भी, नौजवानों के पास एक स्मार्टफोन से मैंने देखा है कि 10-10, हम फेसबुक लाइव करते हैं, 10-10, 15-15 लोग एक जगह बैठ जाते हैं, बच्चे लोग, और वो देखते रहते हैं उसको। तो ये मीडियम उस समय नहीं था हम लोगों के पास, जिस समय हम लोग इस तरह की परिस्थितियों को झेल रहे थे। प्रेस सेंसरशिप अघोषित रूप में है, पहले से है। माने आप समझिए कि मोदी गवर्नमेंट के आने से पहले से भी थोड़ा बहुत था ही, हम भी झेल चुके हैं उस चीज को। कई लोगों की नौकरियां, जो हम लोगों के लेख छापते थे उस तरह के, तो नौकरियां जाते हुए हम देख चुके हैं। लेकिन एक तो प्रच्छन्न रूप से हो गया, खुलेआम हो रहा है, तो लेकिन उसका विकल्प भी रास्ता निकाल रहे हैं लोग, और हम समझते हैं कि इस पर भी बंदिश लग सकती है वैसे, फेसबुक वगैरह पर, ट्विटर वगैरह पे, लेकिन पता नहीं क्या होगा, क्योंकि कॉर्पोरेट के खिलाफ है। लेकिन अब कोई ना कोई रास्ता निकलेगा।
तो हम तो देख रहे हैं कि बहुत मैच्योरिटी के लेवल पे ये मूवमेंट चल रहा है और उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो झटके लगेंगे आगे भी। अभी तो एक झटका लगा है। इस झटके को जो बदनाम करने की कोशिश हुई थी लाल किले वाली घटना पर, जो पूरा तरह से सरकार द्वारा प्रायोजित था, तो उसकी कलई खुल गई है। लोग जान गए हैं कि क्या मामला है और कौन देशद्रोही है। अब देशद्रोह का मुकदमा लगाएंगे। झारखंड में पिछली सरकार है, जिस सरकार ने तो 1000 लोगों पे देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया था। ये मजाक बन चुका है देशद्रोह का। तो हमारे 30, 35, 36, 37 सुन रहे हैं कि उन लोगों पे देशद्रोह का मुकदमा लगा रहे हैं या लगाने जा रहे हैं या लगा चुके हैं। तो इससे नाराजगी बढ़ने वाली है। और दूसरी बात समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि सेकंड लाइन की लीडरशिप नहीं खड़ी हो रही है, कई लेयर्स हैं, हम तो देख रहे हैं, राज्यों में भी है, इसलिए चलेगा। और दमन से घबराने की जरूरत है। हमारे पास मुकाबला करने का अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ है। तो हम समझते हैं अगर 6 महीना साल भर टिक गया आंदोलन और टिकेगा तो व्यापक होगा, फैलेगा, और हम समझते हैं कि उनको नुकसान होगा, पॉलिटिकली नुकसान होगा। और इसलिए मैं समझता हूं कि मैं उससे सहमत नहीं हूं, बल्कि अब तो WTO के खिलाफ में भी आएगी आवाज। आप क्या समझते हैं कि रेलवे के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ जो लड़ रहे हैं, BSNL के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ जो लड़ रहे हैं, सरकारी नवरत्न कंपनियों के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ जो लड़ रहे हैं, एजुकेशन के प्राइवेटाइजेशन के इंस्टीट्यूशन के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनके अंदर किसान आंदोलन से नई जान नहीं आई है क्या? वो सब अलायंस बनता जा रहा है, हम नजरों से देख रहे हैं। इसलिए एक शुभ घड़ी है। तकलीफ होती है, प्रसव पीड़ा तो होगी ही, तकलीफ तो होगी ही समाज को, उसको झेलते हुए हमको आगे बढ़ना है। बिना बलिदान के दुनिया में, इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है, बिना तकलीफ झेले हुए कोई क्रांति न हुई है, न कोई आजादी मिली है, न लोकतंत्र बहाल हुआ है फिर से। तो मैं समझता हूं कि आंदोलन सही लाइन पे चल रहा है। इतना मुझे अभी कहना था। साथी राम शरण जी कुछ कहना चाहते थे। एक बार फिर हम इस बात को रखेंगे कि आंदोलन जिस तरह से लगातार चल रहा है, अभी तक चला है, वो ये सवाल ये नहीं कि आंदोलन को समर्थन और कैसे व्यापक हो, इसमें और सवाल कैसे जुड़े, जो इसके पूर्व लगातार आंदोलन होता रहा है उन सबको इसमें कैसे जोड़ा जाए। क्योंकि कल कई लोग ये भी मानते हैं कि कल एक भावनात्मक क्षण आया जब टिकैत रो पड़े। उसके पहले तक उन्होंने भी मन बना लिया था कि हमको हट जाना है यहाँ से। वो गांधीवादी तरीका कहिए या जो हो, या गांधी जी चौरा चौरी कांड के बाद यदि आंदोलन को स्थगित कर दिए तो इसका मतलब ये नहीं था कि उसको क्या एक कदम आगे, 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे, इस तरह का स्टाइल नहीं हो सकता है आंदोलन का। या कई लोग ये बात कह रहे हैं यदि सरकार जहां तक पहुंची आंदोलन, वहां के बाद एक विकल्प था कि सरकार के उस प्रस्ताव को मानकर और उसके बाद इस आंदोलन को और व्यापक, देशव्यापी बनाने का सिलसिला बनता। ये है, ये एक प्रश्न है, एक अलग व्यू है। हम राम शरण जी को अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित करते हैं और उसके बाद उनके द्वारा एक समाप्ति हो जाएगी। राम शरण जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही। आवाज आ रही है? आ रही है। समय कम है लेकिन मैं 2-3 बिंदुओं पर बात करना चाहूंगा। पहला तो ये कि 26 जनवरी को जो घटनाएं हुई उसमें जिम्मेवारी नहीं होते हुए भी आंदोलन को झटका तो लगा था। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि लोगों ने यह महसूस किया कि आंदोलन में शांतिमयता कितनी जरूरी है। ये पूरे देश ने और आंदोलन ने महसूस किया कि शांतिमयता का नहीं रहना आंदोलन के लिए बहुत हानिकारक है। दूसरी बात है कि कल रात को 12 बजे के बाद से आंदोलन बदल गया। मैं रात को टीवी देखता रहा तो वहां पर काफी देर तक तो गाजीपुर बॉर्डर पर जिस तरह से कि इसको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई टिकैत को, तो पहले वो टिकैत तो तैयार थे सरेंडर करने के लिए, लेकिन जब वो माइक पर बोल रहे थे तो पुलिस आ गई स्टेज पर और उस पर वो रिएक्ट कर गए और उन्होंने कहा कि हम गिरफ्तारी नहीं देंगे। लेकिन उसके साथ साथ जब उन्होंने वो रोने लगे
उनके चेहरे पर जो घबराहट थी उससे महसूस हो रहा था कि उनको एहसास है कि अब जो है सो मेरी भी हत्या हो सकती है, हमको गिरफ्तार करके मेरा एनकाउंटर किया जा सकता है, ऐसा लग रहा था। ऐसी घबराहट जैसी महसूस हो रही थी। तो वो जो बोल रहे थे कि हम सब लोग को मार दिया जाएगा, तो ये जो घबराहट थी इसने पूरे देश में एक मैसेज फैला दिया। और पूरे देश का जो किसान आंदोलन जिसको कि झटका लगा था 26 तारीख को, वो फिर से रीऑर्गेनाइज हो गया। और अच्छी बात यह है कि यह आंदोलन जो पंजाब और हरियाणा पर बेस्ड था, अब यूपी बेस्ड हो रहा है। अब यूपी की भीड़ बड़े पैमाने पर जुट रही है और एक सेंटिमेंटल सवाल बना है। और यूपी में अगले साल चुनाव है, इस दृष्टि से ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंज आने वाला है। और अब ये जो आंदोलन है इसका नेतृत्व अब आनंद कुमार, ये योगेंद्र यादव और उनके इन लोगों के बदले में अब नेतृत्व अब राकेश टिकैत जैसे लोगों के हाथ में आएगा। और ये जो है यूपी और बिहार में ये चीजें महत्वपूर्ण हो जा सकती हैं। और दूसरी बात कि अब इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो नहीं होगा, लेकिन कनेक्शन जुड़ रहा है। जिस तरह से कि चौधरी चरण सिंह के पोते से उन्होंने बात किया और फिर कहते हैं आप पार्टी के लोगों से बात किया, तो उनसे पानी मंगाया, सब किया। तो यानी कि उस तरह का जो परहेज जो पहले चल रहा था, अब वो परहेज पॉलिटिकल उतना ज्यादा नहीं है और खुलेआम लोग बीजेपी को गाली दे रहे हैं। तो ये आंदोलन अब राजनीतिक प्रभाव भी अब डालने जा रहा है। इसलिए कल रात को 12 बजे के बाद से यह आंदोलन बदल गया है और ये पूरा व्यापक होने वाला है। बस मैं इतनी ही बात करना चाहूंगा। मुझे सिर्फ एक बात कहनी है कि विनोद जी ने ये सवाल 2 या 3 बार उठाए कि सरकार ने जो प्रस्ताव रखे थे 1.5 साल के लिए होल्ड पर रखने की, वो मान लेते। इससे बड़ी आत्मघाती निर्णय दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता था कि 1.5 साल को होल्ड पे रखने की बात मान ली जाए। अच्छा हुआ इसे ठुकरा दिया। चलिए, मैं यही बात करना, बात पर स्पष्ट राय साथियों ने रख दिया। हम अब बची खुची चर्चा हम लोग अगले सत्र में करेंगे, अगले परिचर्चा में। आज हम इसको यहीं समाप्त करते हैं।